असाइनमेंट्स ना, और अभी वो निकाल रहे हैं, ले लेना बाहर से। चलो, हो गए क्वेश्चन सबके? अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हो? ठीक है, चलो कर लो। हो गया सबका? ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है, हो गए सबके क्वेश्चंस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ, हो गया? शीतल, तृप्ता, गुल, तान्या, आस्था, कनिका, मनप्रीत, हो गए क्वेश्चंस? ठीक है, चलो ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? आशिमा, 1 कैसे होगा? समझ में आया ना? हाँ हाँ, फर्स्ट का आंसर यहाँ पे थर्ड होगा। ठीक है। सेकंड का भी क्या होगा? थर्ड यहाँ पर होगा, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव आएगा। ठीक है। थर्ड थर्ड का फोर्थ। ठीक है। फोर्थ फोर्थ का सेकंड। ठीक है। फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का सेकंड होगा। हैमिल्टन्स रूल अभी हमने किया नहीं है, रेड क्वीन हाइपोथेसिस कोरिलेशन की थी, हाल्डेन्स रूल भी अभी हमने नहीं किया, ठीक है। जहाविस हैंडी के प्रिंसिपल हमने किया था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहीं पे रख दो। तो फिफ्थ का यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड होगा। सिक्स, ये बताओ, हाँ, कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग इज हाइयर फॉर फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल के लिए कैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग हाई है? कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग हायर मेल्स के लिए इसलिए होगी क्योंकि मेल को वहां पे क्या करना पड़ता है, अपने सर्वाइवल के साथ भी तो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कोस्ट सेक्सुअल सिलेक्शन में जो ब्रीडिंग का जो कोस्ट है, मतलब मेल यहाँ पे क्या होगा, सेक्सुअली अट्रैक्टिव है तो उसको ब्रीडिंग का मतलब कोस्ट किसको देना पड़ेगा, यहाँ पे मेल को देना पड़ेगा ना, क्योंकि मेल का वहाँ पे क्या होगा, उसका सर्वाइवल फिटनेस को डिक्रीज कर रहा है ना। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे इनकरेक्ट है ना। फोर्थ क्यों नहीं होगा? सिक्स, सिक्स का आंसर थर्ड होगा, फोर्थ नहीं है, सिक्स का आंसर यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे सिंपल इनअप्रोप्रिएट मीटिंग यहाँ पे ये कि अगर यहाँ पे फीमेल अगर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करी, सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा, तो सिंपल फीमेल बेसिकली सिलेक्ट किस लिए कर रही है, वहाँ पे इसलिए सिलेक्ट कर रही है कि आगे जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग वहाँ पे कैसे मतलब अच्छे कैरेक्टर्स को वहाँ पे ट्रांसफर होना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट मीटिंग यहाँ पर होगी तो वहाँ पे रिडक्शन होगी किसकी, फिटनेस ऑफ फीमेल्स और मेल्स दोनों की फिटनेस वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका थर्ड यहाँ पर होगा, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ का थर्ड होगा। एट्थ, एट्थ का फोर्थ, ठीक है। नाइन्थ, अच्छा, ग्रेटर मेल इन्वेस्टमेंट इन द केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग मोस्ट लाइकली लीड टू स्ट्रॉन्गर फीमेल चॉइस। थर्ड होगा, थर्ड, नाइन्थ का थर्ड होगा, थर्ड। रिवर्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में जनरली क्या होता है कि जो फीमेल्स होता है वो पेरेंटल केयर करती है, अगर वहां पे क्या हो जाता है, मेल पेरेंटल केयर करता है तो वहां पर फिनोमेना आता है रिवर्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में जनरली वैसे क्या होता है, मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकता है, जहां पे फीमेल के करते हैं वहां पे मतलब पेरेंटल केयर वहां पे करती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मेल पेरेंटल केयर करता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेल की यहाँ पर होते हैं, तो वो क्या होता है, रिवर्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वहां पर आता है। टेंथ, टेंथ का क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है। मतलब 1 to 10 क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन से कर लेना, 11 to 19, 20 तो रिपीट ही है, 20 भी 19 भी रिपीट है, 18 तक होंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है वैसे ना, 18 तक क्वेश्चन होंगे, सारे ही कर सकते हैं, अभी भी सारे ही कर सकते हैं, मतलब एज सच कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चंस है, मतलब जो हमने टॉपिक पढ़ लिया वहीं से ही क्वेश्चंस है। थर्ड बता दूं, थर्ड में देखो यहाँ पे क्या दिया है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बॉडी साइज इन ड्रोसोफिला पॉपुलेशन। मीन वैल्यू 8.5 दी है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे दिया, 2.2 यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे वो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे लगा, नेचुरल सिलेक्शन लगने के बाद वहां पे जो मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आएंगे, 8.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ, 0.8 यहाँ पर आया, ठीक है। अब ये बताना कौन सा टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर होगा। अब देखो, बिफोर सिलेक्शन यहाँ पे क्या था, मीन वैल्यू 8.5, आफ्टर सिलेक्शन में मीन वैल्यू यहाँ पे क्या 8.5, तो सेम यहाँ पे रहेगी, तो सेम किस में रहती है, हाँ, मीन वैल्यू। देखो मीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, ये बताता है कि मीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चंस कर लेना, कल डिस्कस करते हैं, अभी आगे करते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज हो जाता है आफ्टर सिलेक्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन तो चेंज होगा ही होगा, मीन वैल्यू चेंज नहीं होगी। चलो कल क्या किया था, कल हमने सेक्सुअल सिलेक्शन और वेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया था,
ठीक है, सबको क्लियर है मेटिंग सिस्टम जो भी हमने किया था कल? रिप्रोडक्टिव स्क्यू, ऑपरेशनल, सेक्स रेशियो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्क्यू क्या होता है? क्या जो मेल पॉपुलर होते हैं? हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ जो मतलब मेटिंग मेट्स होता है, नंबर ऑफ मेट यहाँ पे क्या करता है, वेरी करता है। मतलब हो सकता है कि किसी एक सीजन में एक मेल को वहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मेट मिले, हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन में वहाँ पे उसको कम नंबर ऑफ मेट वहाँ पे मिले, तो इसको हम रिप्रोडक्टिव स्क्यू यहाँ पे बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव स्क्यू के रीजन क्या क्या थे, किस किस वजह से रिप्रोडक्टिव स्क्यूनेस आती है? फीमेल चूज होती है, ठीक है। और अगर कंपटीशन वहाँ पे कैसा होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस वहाँ पर होता है। और क्या किया था? लार्ज टेरिटरी, मतलब मेल का वहाँ पे कैसा लार्ज, मतलब फीमेल ऐसे मेल्स को चूज करते हैं जिनका टेरिटरी बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है, ये किया था। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हमने किया ओएसआर में क्या था? अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम, मुझे नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तब तक प्रोमिस्कस में ओएसआर कैसे होगा? ओएसआर हमने किया क्या था, मतलब उसमें हमने क्या किया था, किस किस का रेशो वहां पर होता है? सेक्सुअली एक्टिव मेल्स अपॉन में क्या किया था हमने? ठीक है, उसका फिर हमने इसी के बेसिस में हमने ये बताया था ना कि पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, फिर प्रोमिस्कस होगा। प्रोमिस्कस में देखो, ये इसमें ना वो जो हमने प्रोमिस्कस किया ना, प्रोमिस्कस में तो हमने सिंपल ही बोला था कि वहां पे कैसे होता है, रैंडम मेटिंग होते हैं। रैंडम मेटिंग में वहां पे क्या कि हर एक मेल किसी के भी साथ वहां पे कर सकता है, तो वहां पे ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि मेल बेस्ड कंडीशन या फिर फीमेल बेस्ड कंडीशन वहां पे होगी नहीं, क्योंकि वहां पे चॉइस ही नहीं है। ठीक है, जो दूसरे से पॉलीगाइनी, पॉली एंट्री था, वहां पर तो कहते चॉइस थी। वहां पे चॉइस किसकी? पॉलीगाइनी में वहां पे किसकी चॉइस? वहां पे फीमेल की चॉइस थी। और पॉली एंड्री में वहां पे कहते मेल की चॉइस वहां पर है, ठीक है। और मोनोगैमी में तो वैसे वो वहां पर क्या करे, इक्वल इक्वल को एक के साथ एक हो रहा है। लेकिन प्रोमिस्कस में क्या है, कोई भी चॉइस वहां पर नहीं, बाइसनेस वहां पे नहीं आ रही है, कोई भी ना तो मेल बाइस्ड वहां पर होगा, ना ही फीमेल बाइस्ड वहां पर होगा। तो प्रोमिस्कस के केस में ओएसआर नहीं कैलकुलेट कर सकते, ओएसआर नहीं बता सकता। ओएसआर सिर्फ हमें क्या बताएगा, हमें पॉलीगाइनी, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी के बारे में बताएगा, प्रोमिस्कस नहीं बताएगा, क्योंकि प्रोमिस्कस में रैंडम चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ओएसआर हमें वो नहीं बताएगा। ओएसआर बेसिकली ये बताएगा कि मेल बेस्ड होता है, फीमेल बेस्ड होता है, या फिर दोनों इक्वल वहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोमिस्कस के केस में ओएसआर नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ जी, अच्छा, जो हमने ये कंडीशन की थी कि यहाँ पे वीएम ग्रेटर देन वीएफ है, तो ये मतलब यहाँ पे पॉलीगाइनी यहाँ पर होगा। हाँ, मेल बाइज्ड यहाँ पर। हाँ, 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 ठीक है। देखो, ये कंडीशन हमने की थी कि यहाँ पर क्या होगा, ये कंडीशन हमने क्या बोली कि कैसे होता है, मेल बाइज्ड कंडीशन यहाँ पर है। एक चीज याद रखना, मेल बाइज्ड कंडीशन तब होगी जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, फीमेल पेरेंटल केयर करेगी। इसको पेरेंटल केयर से याद रखो। मेल बाइज्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि मेल कुछ नहीं कर रहा है, मतलब मेल की तरफ सारी की सारी कंडीशन आ रही है, मतलब सारा का सारा काम किसको करना पड़ा, फीमेल को करना पड़ रहा है। तो वो कंडीशन कैसे हो रही है, मेल बाइज्ड कंडीशन हो रही है। तो सारा का सारा काम कैसे कि जैसे पेरेंटल केयर है, पेरेंटल केयर वहां पे कौन कर रहा है, फीमेल वहां पे कर रही है। जब फीमेल सारा का सारा काम कर रही है, मतलब फीमेल पेरेंटल केयर करे, तो कंडीशन वहां पे कैसे, मेल बाइज्ड कंडीशन आ रही है। और ये कंडीशन कब होती है, जब फीमेल पेरेंटल, कब कौन सी कंडीशन होती है, पॉलीगाइनी कंडीशन। ठीक है, इसको सिंपल ऐसे याद रखो कि मेल बाइज्ड का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या, कि मेल वहां पे कुछ काम नहीं कर रहा, मेल के फेवर में सब कुछ जा रहा है, लेकिन फीमेल को वहां पे काम करना पड़ा, मतलब फीमेल वहां पे क्या कर रही है, पेरेंटल केयर कर रही है, तो कंडीशन वहां पे कैसे जा रही है, मेल बाइज्ड। और ऐसा हम किस में पढ़ते हैं, पोलीगाइनी में करते हैं। ठीक है, ऐसे इसका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, जब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब पेरेंटल केयर कौन करेगा, पेरेंटल केयर यहाँ पे अब मेल यहाँ पे पेरेंटल केयर कर रहा है, और मेल जब पेरेंटल केयर करता है तो कंडीशन यहाँ पे कैसे हो जाएगी, पोली एंड्री कंडीशन यहाँ पर होगी। तो पोली एंड्री कंडीशन में पेरेंटल केयर कौन करेंगे, यहाँ पे मेल। तो देखो, गायनी फीमेल पेरेंटल केयर, ठीक है, गायनी फीमेल मतलब गायनी फीमेल के लिए तो फीमेल पेरेंटल केयर कर रही है, एंड्री यहाँ पे मेल के लिए तो मेल यहाँ पे पेरेंटल केयर कर रहा है। ठीक है, जब मेल पेरेंटल केयर कर रहे हैं तो मतलब फीमेल बाइज्ड कंडीशन हो रही है, जब फीमेल पेरेंटल केयर करे तो मेल बाइज्ड कंडीशन हो रही है।
ठीक है। और मेल बायस से फिर याद रखना है कि इसका वेरिएंस क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, फीमेल से, तभी कंडीशन कैसे आ रही है, मेल बायस्ड यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो सिंपल पेरेंटल केयर से तभी रिलेट हो जाएगा। जब दोनों इक्वल पेरेंटल केयर होगा, मतलब मेल और फीमेल दोनों पेरेंटल केयर करे, तो वहां पे वीएफ की मतलब मोनोगैमी कंडीशन वहां पर आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हुआ था, मेटिंग सिस्टम, मेटिंग बिहेवियर कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एल्यूट्रिज्म, एल्यूट्रिज्म एंड हैमिल्टन्स रूल। एल्यूट्रिज्म एंड हैमिल्टन्स रूल। एल्यूट्रिज्म एंड हैमिल्टन्स रूल, बेसिकली हैमिल्टन ने यहाँ पे बताया था ये। ठीक है, अब देखो जो एल्यूट्रिज्म यहाँ पर होता है ना, हैमिल्टन्स रूल भी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एल्यूट्रिज्म यहाँ पे क्या होता है। एल्यूट्रिज्म का सिंपल मतलब होता है कि अपने आप को रिस्क में डाल के किसी दूसरे को, मतलब उसको दूसरे को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एल्यूट्रिज्म मतलब क्या, कि अपने आप को रिस्क में डाल देना, लेकिन अपने क्या करना, किसी दूसरे को क्या करना, प्रोटेक्ट वहां पे करना। इस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्यूट्रिज्म यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, मतलब ऐसा ना नेचर में देखने को मिलता है, ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है कि वहां पर क्या होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, या फिर एक इंडिविजुअल जो होता है, वो क्या करता है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के अपने मतलब रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट वहां पे करता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आता है, देखो अब यहाँ पे ना मतलब जो ये चीज परफॉर्म करता है, मतलब जो क्या करता है यहाँ पे, अपने आप को रिस्क में डालता है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंडिविजुअल को। अब वो ऐसा होता है, वो ऐसे किसी भी अननोन को प्रोटेक्ट नहीं करता है। जैसे हम भी, अगर हम भी किसी के लिए एक्ट परफॉर्म करते हैं, हम किसी भी अननोन या फिर किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं करेंगे। किसके लिए करेंगे, जो भी हमारा क्लोजली रिलेटेड वहां पर होगा। ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड होता है उसी के लिए क्या करते हैं, ये एक्ट परफॉर्म किया जाता है। तो सिंपल देखो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, एक ग्रुप है, मतलब क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है, उसमें से क्या कर रहा है, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर अपने पूरे पूरे ग्रुप को वहां पे सेव करता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट होता है ना, ये बेसिकली किसके, नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट यहाँ पर होता है। फिर नेचुरल सिलेक्शन इस चीज को फेवर नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन में तो हमने सिंपल ये पढ़ा है कि अभी तक जो भी बेटर फिनोटाइप होगा उसके सिलेक्शन होगी, वही क्या करता है कि इनहेरिटेड होता है। तो ये इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के क्या कर रहा है, अपने पूरे ग्रुप को वहां पे प्रोटेक्ट करता है। और वो प्रोटेक्ट किस लिए करते हैं, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर उसने अपनी लाइफ मतलब रिस्क में डाली है, बट फिर भी उसके जो जीन्स है वो कहीं ना कहीं वहां पे कैसे प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसलिए ये जो पूरा पूरा एक्ट होता है इसको बोलते हैं एल्यूट्रिज्म, यहाँ पे बोलता है। और एल्यूट्रिज्म बेसिकली क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन को फेवर नहीं करता। सिर्फ एक कंडीशन हम करेंगे, जब वो कंडीशन फुलफिल होती है उसी कंडीशन में नेचुरल सिलेक्शन वहां पे एक्ट होता है, अदरवाइज एल्यूट्रिज्म के ऊपर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एल्यूट्रिज्म में लिखो, लिखो एन ऑर्गेनिज्म is said to be is said to be is said to behave, an organism is said to behave altruistically altruistically said to behave altruistically when when its behavior benefits other organism when its behavior benefits other organism at a cost at a cost to itself at a cost to itself। ब्रैकेट में कर लो, कोस्ट यहाँ पे क्या है, सर्वाइवल फिटनेस। ठीक है, सर्वाइवल फिटनेस। अब यहाँ पे सिंपल क्या होता है, यहाँ पे एक एक्टर यहाँ पर होगा जो इस एक्ट को प्ले कर रहा होगा, बिहेव मतलब इलेक्ट्रिस्टिकली जो बिहेव करोगे उसे एक्टर बोलेंगे, जिसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोस्ट यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, कोस्ट पे करनी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होंगे, रेसिपिएंट यहाँ पर होंगे जो यहाँ से क्या लेंगे, जिनको क्या मिलेगा, बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एक्टर होगा कि जो इस एक्ट को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसको तो क्या मिलेगी, कोस्ट मिलेगी। और जो यहाँ पे रेसिपिएंट होंगे, रेसिपिएंट यहाँ पे क्या होंगे, वो यहाँ पे उनको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे मिलता है।
ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, altruism do not favor, altruism do not favor natural selection, altruism do not favor natural selection, but only in a specific condition, but only in a specific condition. ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में फॉलो होता है। और ये एक्ट परफॉर्म करने का मतलब जो ये एक्टर होगा इसका जो प्राइमरी गोल यहाँ पर होता है, सिर्फ क्या गोल होगा, अपने जीन्स को पास होने देना। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो, प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is to pass on its genes, is to pass on its genes। ठीक है, कि अपने कोस्ट से अगर उसको क्या मिल रहा है, वहां पे उसके जीन्स पास हो रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप को भी रिस्क में डाल देता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, एल्ट्रिज्म के एग्जांपल्स यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पर आता है। सबसे पहले यहाँ पर आता है मियर कैट्स। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर आता है मियर कैट्स का एग्जांपल यहाँ पर आता है। अब ये जो मियर कैट्स होती है ना, इनमें यहाँ पर होते हैं कोऑपरेटिव ब्रीडिंग एंड कोऑपरेटिव फीडिंग। जो मियर कैट्स होती हैं, कोऑपरेटिव ब्रीडिंग एंड फीडिंग, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप में ब्रीडिंग करते हैं और ग्रुप में क्या होते हैं, इनकी फीडिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, अब मेयर किड्स में यहाँ पे सिंपल क्या होता है, देखो ग्रुप में यहाँ पे मतलब ग्रुप ऑफ मेयर किड्स है, वो सिंपल क्या कर रहा है, वहाँ पे ब्रीडिंग कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, वहाँ पे फीडिंग वहां पे कर रहा है। तो उसमें से क्या करता है, एक जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, वो इस चीज का ध्यान रखता है कि जब भी कोई वहां पे प्रेडेटर आता है तो वो क्या करता है, मतलब कॉल्स वहां पे, मतलब अलार्म कॉल्स वहां पे देता है, जिससे और जो होता है वो क्या करता है, वहां पे मतलब अलर्ट हो जाता है और वो क्या करता है, सब अपने आप छुप जाते हैं। लेकिन इस वे में क्या होता है, वो प्रेडेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट वहां पे करता है। प्रेडेटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो प्रेडेटर क्या करेगा, मतलब उसकी रिस्क, मतलब उसकी जो लाइफ है वो कहाँ पे होगी, रिस्क पे, क्योंकि प्रेडेटर उसकी तरफ आएगा, प्रेडेटर उसको किल कर देगा। लेकिन उसका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो वहां पे क्या हो जाएगा, सेव वहां पर हो जाएगा, पूरा पूरा ग्रुप को प्रोटेक्ट यहाँ पे करता है। तो ये जो एक्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एल्यूट्रिज्म। ठीक है, मेयर कैट्स में जनरली देखने को मिलता है कि सिंपल यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ मेयर कैट्स है, जिसमें से एक इंडिविजुअल वहां पे क्या करता है, वो ये देखता है कि कोई प्रेडेटर वहां पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे प्रेडेटर आता है वो कुछ ना कुछ मतलब क्या करता है, कुछ ना कुछ साइंस देता है। ठीक है, साइन वो हो सकता है कि कोई मतलब अलार्म कॉल्स वहां पे दे सकता है, कोई आवाज निकाल के वहां पे दे सकता है, या फिर किसी न किसी तरीके से क्या करता है, वहां पे साइंस देता है, जिससे वो पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो अलर्ट हो जाता है। वो क्या करता है, अपने आप को वहां से मतलब हाइड कर लेता है, लेकिन उसकी तरफ वो प्रेडेटर अट्रैक्ट होकर आ जाता है। ठीक है, फिर वो क्या हो सकता है, उसके रिस्क मतलब उसकी लाइफ वहां पे कैसे होते हैं, मतलब किल भी हो सकता है वो, लेकिन वो क्या करता है, अपने पूरे ग्रुप को वहां पे क्या करता है, सेव वहां पे करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक इसमें यहाँ पे कहता है मियर कैट्स का, यहाँ पे आता है मियर कैट्स का, लिख लो। These are model organisms. These are model organisms due to their cooperative breeding, and feeding, as well as community guarding. Community guarding. They would risk their own life. They would risk their own life in order to save their clan. क्लैन मतलब पूरे ग्रुप। ठीक है, अपने पूरे ग्रुप को सेव करने के लिए क्या करता है, अपनी लाइफ को ही रिस्क में डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे भी पूरा प्रॉपर लिखाना है क्या, अलार्म कॉल्स वाला, ठीक है ना इतना। चलो, इसके बाद सेकंड एग्जांपल यहाँ पर आता है, बहुत सारे एग्जांपल इसके बनते हैं। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आता है वैम्पायर बैट्स। अच्छा बताओ, वैम्पायर बैट्स ये कैसे करती होंगी, एक्ट कैसे परफॉर्म करती होंगी।
किसके? नहीं नहीं, एक चीज देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार प्रेडेटर से ही प्रोटेक्ट करना है। वैम्पायर बर्ड्स का इनका मतलब फूड क्या होता है? ब्लड होता है। ये ब्लड ब्लड सक करते हैं, मतलब ब्लड के बिना ये रह नहीं सकते, इनका फूड ही ब्लड होता है। अब ऐसा होता है वैम्पायर बर्ड्स ना ऐसे करते हैं कि जैसे ना, मतलब अब ये हंटिंग पे गए हैं, अब क्या हुआ कि किसी एक बैट को ना वहां पे ब्लड नहीं मिला, तो दूसरी बैट क्या करती है, अपने माउथ के थ्रू अपने मतलब अपने जो फेलो बैट होती है उसको क्या करते हैं, ब्लड देती है। अपना जो उसने ब्लड लिया होता है ना, मतलब जो उसने इकट्ठा किया होता है, उस ब्लड में से अपना थोड़ा सा ब्लड क्या करती है, दूसरी जो बैट होती है ना उसको वहां पे देती है। ठीक है, इस मतलब ये भी एक्ट कैसा हुआ, एल्यूट्रिज्म यहाँ पर हुआ कि मतलब अब उसको अपना उसने फूड किसको दे दिया, अपनी दूसरी बैट को वहां पे दे दिया, कि हो सकता है कि उसको भी वहां पे क्या मिले, उसके पास तो कम हो जाएगा ना फूड, हो सकता है कि उसकी लाइफ वहां पे खतरे में चली जाए, बट फिर भी वो क्या करते हैं, वहां पे अपने फेलो बैट के लिए वहां पे क्या करते हैं, अपना ब्लड वहां पे देती है। ठीक है, तो सिंपल ऐसे कि हो सकता है कि सिंपल यहाँ पे क्या, वेम्पायर बैट्स में क्या होता है कि अगर बैट्स को किसी एक बैट को वहां पे मतलब किसी टाइम पे कुछ मतलब उसको ब्लड नहीं मिला है, तो दूसरी बैट क्या करती है, अपना ब्लड जो उसने लिया होता है वो क्या करते हैं वहां पे उस बैट को वहां पे देती है। ये भी किसमें था, एलोट्रिज्म में यहाँ पर है। तो एलोट्रिज्म में सिंपल है नहीं कि हमेशा प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि प्रेडिशन से प्रोटेक्शन वाला एक्टिंग यहाँ पे एलोट्रिज्म होगा। एलोट्रिज्म कैसे हो सकता है, मतलब एक तरह से दूसरे की हेल्प करना, अपने आप को मतलब अपने आप को रिस्क में डाल के दूसरे की हेल्प करना। हेल्प वो कैसे भी हो सकता है, फूड की तरह भी हो सकता है, फूड दे के भी हेल्प हो सकती है, या फिर उनकी प्रोटेक्शन भी हो सकती है प्रेडेशन से, किसी भी तरीके से हेल्प करना, वो सिंपल वहां पे कहता है एलोट्रिज्म वहां पर होता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल इसमें क्या था, वैम्पायर बैट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। ठीक है, सिंपल वो क्या करते हैं, अपना ब्लड वहां पे डोनेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैट्स क्या करेंगे, अपना ब्लड डोनेट करते किसी दूसरे बैट को, उसको फीड करने के लिए, अगर उसको वहां पे क्या मिलता है, उस टाइम पे फूड नहीं मिलता है, तो ये किसमें आ जाता है, एग्जाम्पल भी एल्यूट्रिज्म में यहाँ पर आता है। ठीक है, अच्छा कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो? एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता है उसके बारे में। किसका? डियर में? डियर में कैसे? हाँ ठीक है, सिंपल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ मतलब डियर है, अगर कोई भी क्या करता है, लाइन वहां पे आता तो एक डियर वहां पे क्या करता है, दूसरे डायरेक्शन में भाग मतलब अपनी तरफ बेसिकली अट्रैक्ट वहां पे करता है, तो उसका पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है वो क्या करता है, सेव हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल किसका? एंड्स का कैसे होता है? एंड्स में कैसे ये होता है एलोट्रिज्म? एंड्स का? अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल हनी बीज का। नहीं, वो तो वैगल डांस होता है बीच में। और वैगल डांस हुआ तो फूड की सर्च के लिए वैसे करके कुछ भी, वैसे एट बना के वो डांस करती है ना, पूरा ऐसे वो चलता है हनी बीच में, तो वो पर एल्यूट्रिज्म में नहीं आएगा। एल्यूट्रिज्म में आता देखो। हाँ ठीक है, पर उसमें ये चीज है ना कि अपनी अपना मतलब अपनी लाइफ को कैसे रिस्क में डाला, वहां पे तो पूरा ग्रुप ही है जो क्या कर रहा है वहां पे। एक दो तीन तो होंगे ना, हाँ। ठीक है, इसमें देखो ऐसा होता है ना, हनी बी इसमें तीन टाइप की होती है ना, एक वर्कर होती है, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन्स होती हैं। अब जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स के होते हैं स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। अब वो जो स्टेराइल फीमेल्स उनका काम क्या होता है, क्वीन के जो ऑफस्प्रिंग होता है उनको उनकी मतलब हाँ उनकी टेक केयर करना किसका काम होता है, वर्कर का, स्टेराइल वर्कर का। अब देखो, अब जो स्टेराइल वर्कर्स है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, क्वींस के ऑफस्प्रिंग को वहां पे मतलब रखते हैं, उनको मतलब पूरी लाइफ उन्हीं को ही वहां पे उनका मतलब उनकी टेक केयर वहां पे करते हैं, उनकी रियरिंग वहां पे करता है। तो ये भी किसमें आता है, एल्यूट्रिज्म का, कि जो स्टेराइल वर्कर्स होते हैं। लेकिन देखो, अपने रिसोर्सेज दे दिया ना फीडिंग के लिए, जो स्टेराइल वर्कर्स है अपना टाइम दे दिया, सब कुछ अपने किसमें करे, उनके खुद के तो ऑफस्प्रिंग नहीं है ना वो, लेकिन वो फिर भी क्या करे, क्वीन के ऑफस्प्रिंग के वहां पे रियरिंग वहां पे करती है। तो उनके लिए देखो मतलब फूड वगैरह भी लेके ना, ये सब तो काम कौन कर रहा है, स्टेराइल वर्कर से करती है ना। तो इसमें यहाँ पे क्या जाता है, इसमें एग्जाम्पल आ जाता है स्टेराइल वर्कर्स का, यहाँ पे आता है कि स्टेराइल वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ यहाँ पे लगा देते हैं, क्या करने के लिए, वहां पे क्वीन की ऑफस्प्रिंग को रियर करने के लिए।
सिर्फ क्वीन, क्वीन से होती है, हाँ। हाँ, सिर्फ क्वीन से, क्योंकि क्वीन वहां पे मल्टीपल मेल के साथ रिप्रोड्यूस करती है ना, क्वीन ही करती है, और एक उसमें एक ही सिंगल क्वीन होती है। स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, ड्रोन्स मेल्स होते हैं, नहीं फर्टाइल होते हैं, स्टेराइल मेल्स नहीं होते, नहीं। वर्कर यहाँ पे स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। हाँ, मतलब वही कि सेम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बन सकता है ना एलोट्रिज्म में तो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स यहाँ पे कैसे होता है, फर्टाइल होता है या फर्टाइल मेल होते हैं। क्वीन यहाँ पे फर्टाइल फीमेल यहाँ पर आती है। ठीक है, ये होता है। तो इसमें एग्जांपल स्टेराइल वर्कर्स का आता है। स्टेराइल वर्कर्स क्या करते हैं यहाँ पे, इनके मतलब ऑफस्प्रिंग को यहाँ पे क्या करती है, फीड करती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पर था वर्वेट मंकीज। इनमें भी सेम ऐसा होता है, ये क्या करते हैं, अलार्म कॉल्स देते हैं। सेम ऐसे ग्रुप में हंटिंग होती है, ग्रुप में रहता है, तो जैसे कोई भी इनको प्रेडेटर दिखता है तो उसमें से एक वहां पे क्या करता है, अलार्म कॉल्स वहां पे देता है, अलार्म कॉल्स देके क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बोलता है एल्यूट्रिज्म के। तो सिंपल यहाँ पे क्या, दूसरों की हेल्प करना अपने अपने कोस्ट पे, कि अपने आप को किसी न किसी तरह की कोस्ट पे करनी पड़ेगी, लेकिन क्या करना, किसी दूसरे की वहां पे क्या करना, हेल्प वहां पे करना। तो इस एक्ट को सिंपल क्या बोलता है, एल्यूट्रिज्म यहाँ पे बोलता है। एल्यूट्रिज्म नेचर सिलेक्शन को फेवर नहीं करता, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन आता है जब वहां पे क्या करता है, नेचर सिलेक्शन को फेवर वहां पे करता है। एक्टर और रेसिपिएंट का यहाँ पे एक्ट होता है। एक्टर को यहाँ पे कोस्ट पे करनी पड़ती है, और जो रेसिपिएंट है तो उसको वहां पे क्या मिलता है, बेनिफिट वहां पे मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, एक तो यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं कि एल्यूट्रिज्म यहाँ पे नेचर सिलेक्शन को फेवर करता है या फिर नहीं करता, ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर यहाँ पे एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे बर्बन मंकीज का एग्जांपल यहाँ पे दे देंगे और पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा एक्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है। अब हमने ये तो देखा कि यहाँ पे जो एल्यूट्रिज्म है, एल्यूट्रिज्म सिंपल यहाँ पे क्या है, कि किसी दूसरे की हेल्प करना, क्या करना वहां पे, बेशक अपने आप को कुछ ना कुछ वहां पे कोस्ट पे करने पड़े, इस सिंपल एक्ट को यहाँ पे क्या बोलता है, एल्यूट्रिज्म यहाँ पे बोलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्या सबकी हेल्प करेंगे या फिर मतलब किसी मतलब कि सिर्फ अपने क्लोज वंस के वहां पे करेंगे, तो इसको हम कैसे बताते हैं। ठीक है, कि जैसे अब सपोज जैसे मतलब मुझे किसी की हेल्प करनी है, अब मेरा उसके साथ कैसा रिलेशन है, कितना रिलेशन है। ठीक है, तो मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, हम जब भी क्लोज रिलेटिव की बात बोलते हैं, क्लोज रिलेटिव का मतलब होगा जेनेटिक सिमिलैरिटी, कि कितने जीन्स वहां पे सिमिलर, जितने ज्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी होगी उतना ज्यादा एल्यूट्रिज्म का एक्ट वहां पे ज्यादा होगा। कि ये होगा ना, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक सिमिलैरिटी कितनी है, ठीक है, जीन्स की सिमिलैरिटी कितनी है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मतलब मेन पर्पस यहाँ पे क्या है, गोल यहाँ पे क्या है, जीन्स को सेव करना, अपने जीन्स को सेव करना, जीन्स को क्या करना, पास करना। तो जिसके साथ ज्यादा सिमिलरिटी वहां पे जीन्स की होगी उसी को क्या होगी, यहाँ पे प्रोटेक्शन वहां पर होगी। जिसके साथ जीन की सिमिलरिटी बहुत कम होगी उसकी प्रोटेक्शन मतलब वहां पे एल्यूट्रिज्म होना वहां पे क्या होता है, कम होता है। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करता है, हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस ये बताता है कि एक मतलब जो एक्टर वहां पर है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो जिसके लिए वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है उसके साथ उसके कितने परसेंट जीन्स वहां पे सिमिलर होंगे, ये चीज बताता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। जैसे सिंपल देखो, अगर हम यहाँ पे एक मतलब मदर फादर की अगर हम उसके ऑफस्प्रिंग के साथ जेनेटिक सिमिलरिटी देखते हैं तो कितना होगा, 50% जीन्स वहां पे कैसे होंगे, सिमिलर वहां पर होंगे। तो मतलब वहां पे ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2 की प्रोबेबिलिटी वहां पर होगी। ऐसे ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर उनका मतलब किनके साथ, अपने ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन के साथ क्या रिलेशन वहां पर होगा, तो जेनेटिक सिमिलरिटी ऐसे यहाँ पे चलेगी ना। इसी चीज को हम किससे रिलेट करते हैं, इसी को हम बताते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस से। तो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा मतलब जितनी ज्यादा जेनेटिक सिमिलरिटी होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा, एल्यूट्रिज्म परफॉर्म होने के चांसेस उतने ज्यादा वहां पर होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पे करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, क्योंकि जहाँ पे जो एक्टर होगा या फिर जो रेसिपिएंट होगा उनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। मतलब उनमें एल्यूट्रिज्म वहां पे वो है, देखना पड़ेगा, मतलब स्पेसिफिक फिश का भी एग्जांपल होगा ना वहां पे, स्पीशीज में कि कैसे एल्यूट्रिज्म वहां पर हो रहा होगा। बट वहां पे उनके एक साथ रहने के तो बहुत सारे वो हो सकते हैं, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं।
वो मतलब ये बेसिकली एनिमल में ही फेमस होता है कि मतलब किसी बहुत बहुत सारे मतलब एनिमल में एक्टिविटी मतलब ये एक्ट देखने को मिलता है एलुड्रिज्म। ठीक है, फिशेस में ऐसा हो सकता है, देखो उनका ग्रुप तो किसी भी पर्पस हो सकता है ना, हो सकता है कि वहाँ पे फूड रिसोर्सेज ज्यादा है इसलिए वहाँ पे ग्रुप में मतलब फिशेस वहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो डिटेल में देखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर फिशेस की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे एलुड्रिज्म होगा या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके एक साथ होने का तो बहुत सारे रीजन वहाँ पे हो सकते हैं। तो अब इसी चीज को बताते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस से। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की इसमें डेफिनेशन लिख लो। द प्रोबेबिलिटी दैट the probability that any two individual the probability that any two individual will share a will will share a copy of particular gene. The probability that any two individual will share a copy of particular gene by descent is a quantity called is a quantity called coefficient of relatedness is called coefficient of relatedness। ठीक है, और इसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से। डिसेंट, हाँ डिसेंट, डिसेंट DESCENT डिसेंट, हाँ स्मॉल आर। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस को रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल आर से। वंश, हाँ इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज भी होता है ये कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेड, एवोल्यूशन में से कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस बोलते हैं। स्मॉल आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज नहीं है यहाँ पे ना, ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है। हाँ लेकिन वहां पे ऐसा नहीं, मतलब हिंट तो होगा जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होगी तब वहाँ पे आर होगा। ठीक है, जब यहाँ पे कुछ भी ऐसा होगा कि एल्यूट्रिज्म बात होगी या फिर कुछ भी रिलेटेडनेस की बात होगी तब यहाँ पे स्मॉल आर देंगे। ठीक है, तो इसको भी स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। हाँ आर करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऐसे जो मदर है, मदर का अपने जो ऑफस्प्रिंग होते हैं इसके साथ अगर हम आर की वैल्यू यहाँ पे कितने कह रहे हैं 1/2, मतलब कितनी वैल्यू यहाँ पे आती है 0.5। यहाँ पर हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि 50% सिमिलैरिटी होती है मदर के किसके साथ, ऑफस्प्रिंग के साथ। अच्छा 50% की होती है, हाँ मतलब फादर से भी 50% कहाँ से आता है, फादर से यहाँ पर आएगा, और मदर 50% कहाँ से आता है, मदर से। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फादर से देखें तो इसके फादर से ऑफस्प्रिंग की यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 50%। सेम आर की भी वैल्यू यहाँ पे 1/2 और आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.5 यहाँ पर आएगी। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल यहाँ पे मदर और मतलब मदर और ऑफस्प्रिंग का यहाँ पर हो, ऐसे फादर और ऑफस्प्रिंग का। सेकंड यहाँ पर हम करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, जो सिबलिंग्स होते हैं ब्रदर एंड सिस्टर में बताओ कितने परसेंट की सिमिलैरिटी वहां पर होगी, नहीं 1/4 की होगी। उनमें भी तो 50-50 हो गया ना, उनमें भी तो 50% की, ब्रदर और सिस्टर की बात करेंगे तो उनमें भी तो 50-50% की सिमिलैरिटी आएगी ना। 1/4 तो तब होता है, देखो इसको भी वैसे कैलकुलेट भी करेंगे। देखो ऐसे अगर सिंपल हम देखते हैं ना, अच्छा इसका आंसर यहाँ पे 50% ही होगा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास है ग्रैंडमदर, फिर यहाँ पर आता है मदर, और फिर यहाँ पर है डॉटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रैंडमदर और मदर इनके बीच में सिमिलरिटी कितनी जाएगी 1/2 जाएगी। ठीक है, ऐसे मदर और डॉटर में कितने जाएगी 1/2। अब ऐसे ग्रैंडमदर से डॉटर मतलब ग्रैंड डॉटर के बीच में सिमिलरिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/4। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी कितनी होगी 1/4 यहाँ पर होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये भी जो मदर है, मदर का सपोज यहाँ पे कहता है एक सन यहाँ पर होता है, इनके बीच की सिमिलरिटी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सन और डॉटर, मतलब यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर की सिमिलरिटी, तो ये भी कितने यहाँ पर होती है 50% सिमिलरिटी यहाँ पर होगी।
ठीक है, ये भी सिमिलरिटी 50% होगी, ठीक है, 1/2 यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये बताओ ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस है मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? 50, 51 कैसे? देखो एक तो पॉइंट्स में बताना, पॉइंट्स में तो 1.5, 0.25 ऐसे करके वैल्यू चलेगी। अगर परसेंटेज में बताना तो 100%, 50%, 75% ऐसे वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब बताओ कितने मैक्सिमम होगी? परसेंटेज में बता रहे हो 50%, किसके साथ होगी? पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स के साथ होगी। देखो मैक्स क्लोजली रिलेटेड ऐसे नहीं बोल सकते, क्लोजली रिलेटेड तो फिर यहाँ पे ये भी आ जाता है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी आ जाता है। ऐसे हो गए या तो मतलब हाँ ऐसे होगा ना कि मदर के साथ, फादर के साथ, या फिर जो सिबलिंग्स हो गए उनके साथ परसेंटेज कितनी है? 50। बट 100% परसेंटेज भी होती है। 100% कब होगी? अगर हम खुद के साथ ही देखते हैं, अगर हम अपने रिलेटेडनेस खुद के साथ ही देखेंगे तो हमारी कितनी होगी? 100% होगी ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। नहीं की है, देखो मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो खुद के साथ भी तो रिलेशन है ना, खुद से खुद के साथ भी तो रिलेटेडनेस वहां पर भी तो आएगी। तो देखो हमारी रिलेटेडनेस जो खुद के साथ होते हैं वो कितनी वहां पर होती है? 100% होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देना, योर रिलेटेडनेस विद योर सेल्फ इज 100%, ठीक है। सिर्फ तब ये वैल्यू मैक्सिमम 100% पॉसिबल है अगर हम खुद का रिलेशन खुद के साथ देखते हैं, खुद की रिलेटेडनेस देखते हैं खुद के साथ है, तब 100% पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी रहेगी? 50 रहेगी, ठीक है। अच्छा, 0% कब होगा? अननोन के साथ या फिर हम किसी स्ट्रेंजर के साथ। अगर हम अपने रिलेटेडनेस किसके साथ देखते हैं? किसी स्ट्रेंजर के साथ देखते हैं, तब भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0% वहां पर होगी, ठीक है। तभी वैल्यू क्या होगी? 0% यहाँ पर होती है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे, अब ना ये आर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इसके ना क्वेश्चंस आते हैं और इसके क्वेश्चंस में ना आर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब एक यहाँ पे दो तरीके से कर सकता है, एक तो यहाँ पे आर को क्या करना, पेडिग्री बनाएंगे, पेडिग्री से कैलकुलेट करना, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा एक टेबल यहाँ पे करते, उस टेबल को या तो डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। दो तरीके से यहाँ पे करते, तो पहले टेबल करता है, फिर इसको पेडिग्री से कैलकुलेट करना देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे टेबल यहाँ पे करता है, उस टेबल में हम ये वैल्यूज देखेंगे कि किसका कितना परसेंट यहाँ पे रिलेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम आगे हैमिल्टन रूल करने वाले हैं ना, हैमिल्टन रूल में यूज होता है, वहां से न्यूमेरिकल आता है, वहां पे आर की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर की वैल्यू पता होनी चाहिए वहां पे। एक टेबल यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो खुद के साथ है, कितना आ जाएगा? 1। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ पे क्या आइडेंटिकल ट्विंस हो, उनका भी क्या होगा? 100%, तो वहां पे भी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस के केस में भी वैल्यू यहाँ पे कैसे रहते हैं? 1 यहाँ पर होगी, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पे कैसा होगा? 1 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आता है पेरेंट या फिर चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। इसको बस ऐसे सोच के चलना, खुद का रिलेशनशिप देख रहे हो पेरेंट के साथ और आगे चाइल्ड के साथ कैसा होगा? 1/2 यहाँ पर होगा। आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो 1 होगा, और खुद के साथ यहाँ पे कैसे होगा? 1 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड, 1/4, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड के साथ यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अच्छा अगर यहाँ पे हो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, 1/8, ठीक है।
ये आ जाएगा 1/8। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे और हो, मतलब जैसे अभी तो ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो, तब कितना आ जाएगा 1/16। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे चल रही है, ऐसे नहीं चल रही 1/2 टू द पावर n, ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू चल रही है ना। ठीक है, तो 1/2 टू द पावर n, n यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ जनरेशन तक, जैसे मतलब कितनी जनरेशन वहां पे चल रही है। ठीक है, मतलब इसको सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं कि वैल्यू कैसे, ऐसे यहाँ पे मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/2 टू द पावर n से यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के साथ यहाँ पर आ जाएगी 1/2। नेक्स्ट आता है हाफ सिबलिंग्स। हाफ सिबलिंग्स होता है स्टेप ब्रदर्स, कजन्स आ जाएंगे वो। हाफ सिबलिंग्स का मतलब होता है जो स्टेप ब्रदर होता है ना, स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर। हाफ सिबलिंग का मतलब होगा कि मतलब फादर जैसे सेम है लेकिन मदर डिफरेंट है, वो चीज हाफ सिबलिंग होगा। okay. समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कजन्स नहीं होते, कजन्स नहीं होते। मैंने नहीं बोला, मैंने उन्होंने बोला ना कि मासी के बेटे, तो बोला ना वो तो कजन्स होंगे। हाँ, ये बोला था मैंने, ये कजन्स नहीं होंगे। स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर 50% नहीं होगी, 1/4 होती है। अच्छा, ये क्लियर है ना कि हाफ ब्रदर और मतलब हाफ सिस्टर का मतलब यहाँ पे है कि सिंपल फादर सेम है मदर डिफरेंट, ऐसे, या फिर मदर सेम है फादर डिफरेंट। ठीक है, स्टेप ब्रदर या फिर स्टेप सिस्टर जो होते हैं, तो उनके साथ रिलेटेडनेस यहाँ पे होता है 1/4। कजन्स का करता है, इसमें नेक्स्ट वो कहता है ना एंट अंकल, नीस नेफ्यू। इनके साथ बताओ कितना रिलेशन होगा। 1/4, 1/4 होगा। कैसे 1/4 होगा? अभी अभी पेडिग्री बनाएंगे ना, पेडिग्री बना के अभी करेंगे। अभी सिर्फ वैल्यूज करते हैं, पेडिग्री बना के सब करेंगे। अच्छा, पेडिग्री की होगी, जेनेटिक्स में कर ली ना। चलो, बेसिक्स तो आता ही होगा पेडिग्री का। हाँ, अच्छा, इसमें जो कजन्स का होता है ना, कजन्स का अलग अलग ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट कजन है, फर्स्ट कजन के साथ यहाँ पर होता है 1/8, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसके बाद ऐसे यहाँ पे सेकंड कजन यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर ऐसे थर्ड थर्ड कजन, फोर्थ कजन, ऐसे वैल्यू यहाँ पे चलती है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे चलता है, मतलब कजन का यहाँ पे होता है 1/2 2n + 1, ये होता है यहाँ पे nth कजन तक ये चलेगा। ये फॉर्मूला होता है कजन तक का ना। सेकंड कजन का यहाँ पर होगा 1/32, वन बाई 32 होगा सेकंड कजन का। थर्ड कजन का बताना कितना होगा। थर्ड कजन का 1/128 होता है, 1/128 थर्ड कजन का चलता है। ठीक है, मतलब ये कुछ वैल्यूज, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है ना वो मतलब ऐसे ही आएंगे, मतलब पेरेंट्स के साथ हो सकता है। ठीक है, हाफ सिबलिंग का सकता है, सिबलिंग का यहाँ पर होगा, ब्रदर सिस्टर का यहाँ पर होता है, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चाइल्ड, मतलब इतना चलता है। इससे ज्यादा तक अभी तक तो वैसे कोई न्यूमेरिकल इससे ज्यादा अभी कुछ आया नहीं है। ठीक है, कि कजन्स वगैरह का कैसे यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे पेडिग्री से इसको समझते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस को पेडिग्री से समझते हैं। अच्छा, इसको सिंपल यहाँ पे जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वहां पे क्या होगा, एलोट्रिस्टिक बिहेवियर वहां पर होगा। हायर द वैल्यू ऑफ आर, मोर द एलोट्रिस्टिक बिहेवियर।
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, हायर द वैल्यू ऑफ आर मोर द एलोट्रिस्टिक बिहेवियर। अच्छा, इतना बेसिक सबको पता होगा ना, सर्कल फीमेल से रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर मेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे पेरेंट्स है और ये यहाँ पे इनके ऑफस्प्रिंग, ये फर्स्ट जनरेशन यहाँ पर है, ठीक है। अब ए एंड बी आपस में सिबलिंग्स है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे रिलेशन बताना है, ए एंड बी के बीच में क्या होगा, बी एंड सी के बीच में, ए एंड डी के बीच में, मतलब इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पे बताना है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड डी। ये तो डायरेक्ट है वैसे भी, ये तो डायरेक्ट है। ए, हाँ, सबका 1/2 ना, ए एंड बी यहाँ पे क्या है, ये सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स का अभी हमने क्या कि इनका यहाँ पे कितना होता है, 1/2 होता है। फिर ये आपस में क्या हुए, पेरेंट्स और चाइल्ड यहाँ पर आए, इन सबका यहाँ पे क्या होगा, 1/2 1/2। सी और डी का कैसे आता, नहीं नहीं देखो, जीरो नहीं आएगा, सी और डी का तो हमें इनका पता होगा ना आगे, इनके आगे कैसे इनकी रिलेशन होगी, दोनों पेरेंट्स अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं। नहीं, 1/4 भी नहीं कह सकते, पेरेंट्स तो बिल्कुल अननोन है ना, अलग अलग फैमिली से आ रहा है, कोई भी रिलेशन, मतलब फैमिली सिमिलरिटी तो नहीं है ना, जेनेटिक सिमिलरिटी, फैमिली सिमिलरिटी तब फिर आएगा। किसमें, मुस्लिम्स में सेम, हाँ, वहां पे जेनेटिक वैरायटी वहां पर नहीं होते, हाँ, कॉमन होता है, क्योंकि जितने ज्यादा मतलब वो होती है ना सेम, उसमें मैरिज होती है ना जेनेटिक, जितने ज्यादा जीन्स की शेयरिंग वहां पर होती है, फिर वहां पे जो लीथल जीन्स होता है उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाता है ना, तो तभी वहां पे डिसीज भी ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस में एल्यूट्रिज्म को, मतलब ह्यूमंस में होता है, लेकिन उसको ऐसे भी नहीं ले सकते, मतलब पूरे तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सेल्फिश लोग भी होते हैं ना, ऐसे कैसे, ऐसे, हाँ, मतलब जिनके साथ कोई, जैसे स्ट्रेंजर के साथ कोई भी रिलेशन है, फिर भी वहां पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं ना, तो ह्यूमन का बिहेवियर तो किसी भी उसमें मतलब आता ही नहीं है, बहुत अलग है, ह्यूमन बिहेवियर तो अलग है, उसको पढ़ना ही अलग है। चलो देखो, अब पेडिग्री सब सिंपल, देखो कैसे काउंट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास होता है 1/2 टू द पावर n, n यहाँ पर होता है नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर हम ए और सी के बीच में, या फिर हम यहाँ पे बी और सी के बीच में यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं ना, तो इनके बीच में यहाँ पे कितने स्टेप यहाँ पर हुआ, कितने स्टेप, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 स्टेप यहाँ पर हुआ, तो n यहाँ पे कितना आ जाएगा, n होगा यहाँ पे 1, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप मतलब वो जनरेशन को आने में कितने स्टेप वहां पे लगे, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे कितने हैं, तो 1 यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 1/2 टू द पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, n के वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर होगा, तो 1/2 टू द पावर यहाँ पे क्या होगा, n यहाँ पे 1 यहाँ पर होगा। अब ऐसे यहाँ पे a और b के बीच में, इनके बीच में भी देखो यहाँ पे कितने स्टेप यहाँ पर हुआ, 1 स्टेप यहाँ पर हुआ, ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 यहाँ पर होगी, ठीक है। अब ऐसे और यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, और पेडिग्री यहाँ पे करते हैं। अच्छा, इसका ना डायरेक्ट ना पेडिग्री से भी क्वेश्चन आ जाता है, पेडिग्री बना के उसमें यहाँ पे मतलब ऐसे एबीसीडी मेंशन कर देंगे, ये बताओ ए और बी या फिर सी एंड डी, इनके बीच में आर कैलकुलेट करो, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कैलकुलेट करो, ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ये एक पेडिग्री यहाँ पे दी हुई है, ए बी सी डी, ये ऐसे मेंशन है, ठीक है, पेडिग्री यहाँ पे ए बी सी डी। अब यहाँ पे बताओ ए एंड डी एंड ए एंड बी, ए एंड डी के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस, एंड ए एंड बी के बीच में बताओ कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कितना होगा,
ठीक है, ए एंड डी के बीच में 1/4 कैसे हो, तो वैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे किया। हाँ तो कजन, तो कजन में 1/4 तो नहीं है, ये फर्स्ट कजन हुए ना, ये फर्स्ट कजन है, फर्स्ट कजन यहाँ पे 1/8, इसके बाद अगर आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेकंड कजन होंगे तो 1/32 वहां पे जाएगा, ये फर्स्ट कजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए एंड बी के बीच में 1/8 आएगा, ए एंड डी के बीच में यहाँ पे 1/4 यहाँ पर आएगा। अब ये भी देखो कैसे, इसको हम नंबर ऑफ स्टेप से भी करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे ए एंड डी यहाँ पे देखे तो इनके बीच में यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या 2 स्टेप यहाँ पर आएंगे, 2 स्टेप यहाँ पर आए तो ये वैल्यू यहाँ पे कैसे जाएगी 1/2 टू दी पावर यहाँ पे 2, तो मतलब कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। अब ए एंड बी में देखो, ए एंड बी में 1 2 और उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप ये भी तो है, जितने टोटल स्टेप है सबको काउंट करना है, ठीक है। उन दो के बीच में जितने भी टोटल स्टेप यहाँ पर आ रहे हैं, ए एंड बी के बीच में देखो एक 1 स्टेप तो दोनों में यहाँ पे कॉमन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 स्टेप टोटल यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगा 1/2 टू दी पावर यहाँ पे क्या होगा 3, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/8 आएगा। और वैसे भी यहाँ पे क्या फर्स्ट कजन है तो फर्स्ट कजन यहाँ पे कैसे हो जाएंगे 1/8 वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है। समझ में आना कि ऐसे इसको सिंपल ऐसे कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहां तक ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हैमिल्टन्स रूल। अच्छा, हैमिल्टन्स रूल से पहले भी पहले हैमिल्टन्स में देखते हैं क्या क्या बताया था। यहाँ पर आता है विलियम डी हैमिल्टन। विलियम डी हैमिल्टन यहाँ पर आए थे, ठीक है। अभी जो हैमिल्टन है ना, इन्होंने यहाँ पे बेसिकली जो भी हमने कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस किया ना, इसको इन्होंने समझा था। इन्होंने बोला कि कोई भी जो ऑफस्प्रिंग होता है ना या फिर कोई भी जो इंडिविजुअल है ना, वो क्या करेगा अपने ब्रदर सिस्टर या फिर अपने सिबलिंग्स या फिर अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनकी वो सबसे पहले हेल्प करेगा, वहां पे सबसे ज्यादा क्या करेगा एल्यूट्रिज्म एक्ट वहां पे परफॉर्म होगा, रेदर कि वो किसी और की वहां पे हेल्प करेगा। ये चीज जो समझे थे ना वो हैमिल्टन ने समझी थी, ठीक है। हैमिल्टन ने ये चीज बोला था कि जो एल्यूट्रिज्म एक्ट करता है ना, एल्यूट्रिज्म जो यहाँ पर होता है वो ऐसे रैंडमली नहीं चलता। यहाँ पे सिंपल क्या होता है वो किसके मतलब कोई भी इंडिविजुअल वो क्या करता है अपने सिबलिंग्स की सबसे पहले हेल्प करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग की सबसे पहले हेल्प करेगा या फिर अपने पेरेंट्स की सबसे पहले हेल्प करेगा रेदर किसी और की हेल्प करने से पहले, ठीक है। अब हैमिल्टन ने यहाँ पे क्या बोला, हैमिल्टन ने अपने यहाँ पे एक थ्योरी दी, मतलब जिस मतलब उन्होंने क्या किया जो एल्यूट्रिज्म है ना, एल्यूट्रिज्म को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक थ्योरी यहाँ पे दी उन्होंने एल्यूट्रिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे बोला कि हम करते हैं इंक्लूसिव फिटनेस। एल्यूट्रिज्म को जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं या फिर जो हम एक्सप्लेन करते हैं एल्यूट्रिज्म को, हम एल्यूट्रिस्टिक एक्ट को यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करेंगे किस बेसिस पे, इंक्लूसिव फिटनेस, थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस इसे बोल सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एल्यूट्रिज्म को सिंपल डिफाइन किया कि एल्यूट्रिज्म को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पर हम थ्योरी देते हैं थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। अब मतलब सिंपल उन्होंने बोला कि कोई जो एल्यूट्रिज्म होता है, एल्यूट्रिज्म तभी एक्ट होगा, एल्यूट्रिज्म में हम जब भी बात करेंगे एक तो हम बात करते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी खुद की फिटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो जिसकी वो हेल्प कर रहा है उसकी फिटनेस पे क्या इफेक्ट वहां पे पड़ता है। देखो क्या बोला उन्होंने कि एल्यूट्रिज्म जो होता है एल्यूट्रिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन यहाँ पे कैसे किया थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस यहाँ पे क्या बताता है, इंक्लूसिव फिटनेस ये बताता है कि कोई भी मतलब इंडिविजुअल जो ये एल्यूट्रिज्म को परफॉर्म करता है उसके खुद की फिटनेस पे कैसे इफेक्ट वहां पर होगा और वो ऐसे ही किसी मतलब जिसकी वो हेल्प कर रहा है उसकी फिटनेस पे कैसे वो मतलब एक्ट वहां पे कैसे वो कैसे इफेक्ट वो वहां पे करेगा। तो उन्होंने इंक्लूसिव फिटनेस को क्या बोला कि इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट यहाँ पर होता है, एक कंपोनेंट यहाँ पर हमारे पास आता है, एक होता है डायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होता है, ठीक है। एक यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होता है इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होता है, ठीक है।
एक होगा डायरेक्ट फिटनेस, एक होगा इनडायरेक्ट फिटनेस। डायरेक्ट फिटनेस मतलब उसको खुद को जो फिटनेस मिलेगी, खुद को फिटनेस कैसे कि अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में जो उसको फिटनेस मिल रही है। दूसरा वहां पे क्या है, जिसकी वो हेल्प कर रहा है उनको वो किस तरीके से वहां पे हेल्प दे पा रहा है उनकी मतलब उनकी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो इंक्लूसिव मतलब हैमिल्टन ने यहाँ पे एल्यूट्रिज्म को किस टर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया उन्होंने, इंक्लूसिव फिटनेस के टर्म में। इंक्लूसिव फिटनेस सिंपल यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे उसकी खुद की फिटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर जिसका जो उसका मतलब रेसिपिएंट होगा उसकी फिटनेस पे कैसे वो इफेक्ट वहां पे डालता है। और इन दोनों को कंबाइन मतलब इन दोनों को कंबाइन करके कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोलता है, इंक्लूसिव फिटनेस। तो इंक्लूसिव फिटनेस जो होता है ना, इसको सिंपल हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव फिटनेस इक्वल टू हमारे पास होता है डायरेक्ट फिटनेस प्लस में यहाँ पे क्या आता है, इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर आता है। ठीक है, डायरेक्ट फिटनेस प्लस में यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होगा। ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस की एक डेफिनेशन लिख लो। inclusive fitness is the inclusive fitness is the number of offspring equivalents number of offspring equivalents that an individual rears that an individual's rears comma rescue or otherwise support through its behavior or otherwise support through its behavior। तो सिंपल इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को वो क्या करता है, वहां पे रियर करता है, रेस्क्यू करता है, या फिर अपने बिहेवियर से क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होंगे जिसको वो क्या कर रहा है, वहां पे रेस्क्यू कर रहा है या फिर किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव फिटनेस के दो कंपोनेंट यहाँ पर आता है, एक यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर आता है, एक यहाँ पर क्या होता है इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होता है। ठीक है, डायरेक्ट फिटनेस में इसमें लिख लो, डायरेक्ट फिटनेस में सिंपल ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लेना। ये सिंपल यहाँ पर होता है प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन ऑफस्प्रिंग। डायरेक्ट फिटनेस सिंपल होगा प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन ऑफस्प्रिंग। एक फिटनेस तो उसकी खुद की फिटनेस होगी, ठीक है, प्लस में वहां पर आता है इनडायरेक्ट फिटनेस में लिखो बाय प्रोवाइडिंग aid aid by providing aid that enables other close relatives who share many of those genes to produce offspring। तो ये सिंपल थ्योरी दी थी हैमिल्टन ने, जिसे क्या बोला, थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस। और थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस किसे मतलब एक्सप्लेन करती है, एल्यूट्रिज्म को बेसिकली एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो इंक्लूसिव फिटनेस होता है ना, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको सिंपल क्या बोला, डायरेक्ट फिटनेस प्लस में यहाँ पे क्या होगा, इनडायरेक्ट फिटनेस यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट फिटनेस होता है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यहाँ पर होंगे, ठीक है, इनटू यहाँ पर आता है आर, और उसको उसके साथ क्या रिलेशन यहाँ पर होगा, डायरेक्ट फिटनेस, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फिटनेस करे अपने खुद के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना है कि कितने नंबर ऑफस्प्रिंग वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनको उनके साथ रिलेशन यहाँ पे होगा, रिलेटेडनेस वहां पे कितना होगा। प्लस में यहाँ पर होता है इनडायरेक्ट फिटनेस में सिंपल होगा, यहाँ पर होगा नंबर ऑफ रिलेटिव जिनकी वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, उनको क्या बेनिफिट, मतलब कितने नंबर ऑफ रिलेटिव है जिनको उससे बेनिफिट वहां पे मिलता है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी सिंपल क्या होगा, आर यहाँ पर होगा, आर मतलब उनका उनके साथ रिलेशन क्या है, कितने कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस कितना वहां पर होगा। ठीक है, इनको टोटल को सम करके हमारे पास आता है वहां पे इंक्लूसिव फिटनेस, यहाँ पर आता है किसी भी इंडिविजुअल की इंक्लूसिव फिटनेस।
इंक्लूसिव फिटनेस किसके की, जो ये इस मतलब एल्ट्रुइज्म एक्ट को परफॉर्म करता है, तो उसके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करते हैं। सिंपल, डायरेक्ट फिटनेस, उसको डायरेक्ट कितनी फिटनेस वहां पे मिल रहा है, प्लस में वहां पे इनडायरेक्ट कितना वहां पर होता है, ठीक है। तो उसका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वहां पे कितने होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे आर, रिलेशन यहाँ पे कितना होगा, प्लस में यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेटिव कितने हैं, और इंटू में यहाँ पे आर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो कोई ऐसा मतलब कि एडमिशन दिखाना हो, तो उसकी पेरेंट्स के साथ भी 1/2 की रेशियो है, और उसकी फर्दर ऑफस्प्रिंग के साथ 1/2 की रेशियो है, तो किसको साथ एडमिशन देता है, एक करना, उसको एक चूज करना हो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में से। नहीं ऐसा देखो, ऐसा नहीं, देखो ऐसा वैसे ना चॉइस का ऑप्शन वैसे तो ऐसा आता नहीं है कि उसको ऐसा नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं है कि उसको एक को ही करता है, ऐसा नहीं होता। जैसे ग्रुप में भी होता है, ग्रुप में भी तो वो क्या करेगा, ग्रुप में भी तो मतलब ग्रुप में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सेव करता है ना कोई भी एक जो है। अब उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में हो सकता है कि उसके पेरेंट्स भी वहां पर हो सकता है, उसके ऑफस्प्रिंग भी वहां पर हो ना, दोनों को सेव करेगा, वैसे नहीं कि किसी एक को चूज करेगा। चूज मतलब सिलेक्शन नहीं वहां पर होता, उसको चूज नहीं करना, डिसाइड नहीं करना, जितने भी उसके क्लोज रिलेटिव होंगे सबको ही वो करेगा, पूरे ग्रुप को ही करेगा। हाँ मतलब हो सकता है कि वो भी हो सकता है, तभी तो वो इनडायरेक्ट फिटनेस में आ जाएगा ना, कि उसके उसके साथ रिलेशन वहां पे कितना है, वो वही होगा ना, डिपेंड करेगा कि वो जो ग्रुप है उसमें उसके रिलेटेडनेस कितना, कितने रिलेटिव उसके वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे होता है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं इंक्लूसिव फिटनेस का। इंक्लूसिव फिटनेस में एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर है, ठीक है, उसके वहां पे क्या है, 2 सन है, ठीक है, 2 सन है, और वहां पे क्या है, 2 स्टेप ब्रदर है जिसको इसको हेल्प करनी है, 2 सन है और 2 उसके वहां पे क्या है, स्टेप ब्रदर वहां पर है, ठीक है, जिसकी वो हेल्प करनी है। अब इसका यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करो। इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करना, क्या दिया हुआ यहाँ पे, 2 सन है, ठीक है, जिनकी वो पेरेंटल केयर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वहां पे क्या हुआ, 2 स्टेप ब्रदर है जिनकी वो हेल्प करेगा, तो उस इंडिविजुअल की इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगी, कैलकुलेट करो। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, रोहित सर का लेक्चर में आया नहीं है। आशिमा को भी बोलो। अभिषेक आता ही नहीं है, वो ऑनलाइन ही लगाता है रिकॉर्डिंग्स, वो कर देगा पर पे उसको, अगर आप बोलोगे ना। ठीक है, उसको बोला तो है, पता नहीं, लेकिन आप आशिमा और अनुप्रिया को बोलो कि आप पेमेंट फीस के लिए बोलो कि आपको आज पे करते हैं, अब उसको निकल जाए। पॉइंट्स में बताओ। वन पॉइंट फाइव, सबका 1.5 आया, ठीक है, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है बताओ मैम क्या 1.5। होगा। 1.5, सबका 1.5 आया, ठीक है, चलो। अच्छा एक चीज, अब इसी चीज में मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या हुआ, अब इसमें 2 सन्स थे, 2 में से यहाँ पे क्या हुआ, 1 सन डाइड। अब बताओ यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस क्या होगी।
हाँ हाँ, इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए आता है। ऐसे ही होता है यहाँ पे, मतलब ये तो पढ़ा ही नहीं था। इंक्लूसिव फिटनेस कैसे कल क्या पढ़ा था? हाँ, वो नहीं याद है। तो ये यही तो होता है ना कि प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी फिर तभी तो याद रहेगा ना, कि फॉर्मूलाज पर याद करने की जरूरत ही नहीं होगा, माइंड में बैठ ही जाएंगे। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, वैसे तो सिंपल भी है, 1 सन डाई हो गया ना, तो उसके तो वैसे भी 0.5 माइनस कर दो, वैसे भी कर सकते हैं, 0.5 माइनस कर दो, और वैसे भी करके वहां पे पहले 2 सन जहाँ पे किए थे वहां पे 1 कर दो ना। देखो, सिंपल ये करवाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि अगर ना ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो जितने भी मतलब लिविंग होते हैं ना, उनकी फिटनेस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे एक सन यहाँ पे डाई हो गया तो ऐसा नहीं कि इसको भी काउंट यहाँ पे करेंगे, इसको काउंट नहीं करते। जो सिर्फ मतलब लिविंग होता है ना, सिर्फ उन्हीं को ही काउंट वहां पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने पहले किया था तब इसका आंसर 1.5 था, जब एक सन वहां पे डाई हो गया तो उसके बाद फिर इसका आंसर यहाँ पे 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, इंक्लूसिव फिटनेस कैलकुलेट करने मतलब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब आता है यहाँ पे हैमिल्टन्स रूल। अब बेसिकली हम वो स्पेसिफिक कंडीशन कर रहे हैं जहां पर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट करता है। देखो, अब हमने किया था कि जो एल्यूट्रिज्म होता है, एल्यूट्रिज्म क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन को फेवर नहीं करता है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन ही वो क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करें, स्पेसिफिक कंडीशन करते हैं कि जहां पे क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, वहां पे फेवर करते हैं किसको, एल्यूट्रिज्म को। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है हैमिल्टन्स रूल। हैमिल्टन्स रूल बेसिकली ये वो कंडीशन होती है जहां पर नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, फेवर करता है एल्यूट्रिज्म को। ठीक है, हैमिल्टन्स रूल यहाँ पे आता है, ये वो स्पेसिफिक कंडीशन है जहां पर नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगा, किसको फेवर करेगा, यहाँ पे एल्यूट्रिज्म को फेवर करता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमारे पास होता है आर बी ग्रेटर देन सी। जब ये कंडीशन होगी तब यहाँ पे क्या करेगा, नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगा, नेचुरल सिलेक्शन विल फेवर एल्यूट्रिज्म। आर तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अभी हमने किया, आर यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होगा। बी यहाँ पर होता है बेनिफिट रिसीव बाय रेसिपिएंट, जो भी बेनिफिट किसको मिल रहा है यहाँ पे, रेसिपिएंट को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सी यहाँ पर होता है कॉस्ट। ठीक है, सी यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट यहाँ पर होता है, बी यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट यहाँ पर होता है। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब उसका रिलेशन भी ज्यादा होगा रेसिपिएंट के साथ और उसको बेनिफिट भी मिल रहा होगा, किससे, उसके कॉस्ट से ज्यादा, तब यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, एल्यूट्रिज्म को फेवर करेगा। ठीक है, कि बेनिफिट भी ज्यादा होगा और उसको उसके साथ रिलेशन भी ज्यादा होगा, किससे ज्यादा, जो वो कॉस्ट वो पे कर रहा है। अगर ये रेशियो रिवर्स हो गया ना, कि कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा लेकिन बेनिफिट भी इतना नहीं मिल रहा है, प्लस में उसका उसके साथ रिलेशन भी वहां पे कम है, तब यह एक्ट नहीं करेगा, मतलब ये बेसिकली एल्यूट्रिज्म परफॉर्म नहीं होगा। एल्यूट्रिज्म कॉस्ट ज्यादा होगी और बेनिफिट कम है, ये कंडीशन तो यही वाली होगी ना। यहाँ पे कॉस्ट कितने भी ज्यादा हो, बेनिफिट तो यहाँ पे ज्यादा ही रहने वाला है ना। ठीक है, इस कंडीशन मतलब ये कंडीशन में यहाँ पे क्या करता है, एल्यूट्रिज्म बेसिकली एक्ट करता है। मतलब वहां पे सिंपल सी बात है, देखो कोई भी एक इंडिविजुअल है, वो किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है, वो हेल्प तो तभी करेगा ना कि अगर उसको कॉस्ट पे करने पड़े, लेकिन उस कॉस्ट का वहां पे करो, दूसरे वालों को वहां पे बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बेनिफिट अगर ज्यादा होगा तभी तो वो क्या करेगा अपने आप, मतलब वो पे करने के लिए रेडी होगा ना, वो कॉस्ट भी मतलब पे करने के लिए रेडी है ना। अगर वहां पे देख रहे हैं कि वहां पे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो कॉस्ट भी पे नहीं करेगा, बेसिकली वहां पे एल्यूट्रिज्म फिर नहीं एक्ट करता। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे रहती है। इसी कंडीशन को मॉडिफाई करके भी लिख देता है, ये हमारे पास होता है आर बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसी को बस यहाँ पे रीअरेंज करके लिखा, आर बी माइनस सी ग्रेटर देन यहाँ पे क्या होता है 0। ठीक है, इसी को हैमिल्टन्स रूल बोलता है, और यही कंडीशन होता है जो बेसिकली क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या करेगा, एल्यूट्रिज्म को इस कंडीशन में फेवर करेगा। तो बेसिकली इसी कंडीशन पे एल्यूट्रिज्म मतलब परफॉर्म होगा
अदरवाइज एल्यूट्रिज्म परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी क्या करेगा, एल्यूट्रिज्म परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं यहाँ पर होता। और इसे वो क्या बोलता है, हैमिल्टन्स रूल इसे बोलता है। और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हैमिल्टन्स रूल से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 11th इसी का था, असाइनमेंट 1 में, अभी जो असाइनमेंट है उसमें होगा, उसमें वहां पे दिया होगा। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन लिखो, फिर एक क्वेश्चन करो। अच्छा क्वेश्चन लिख लो, एक लाइन लिख लो या तो पहले देखो, electric gene will be favored, electric gene will be favored by natural selection, by natural selection when a condition of when a condition of Hamilton's rule when a condition of Hamilton's rule is satisfied, is satisfied। अच्छा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर हम क्या डालते हैं, यहां पर होगा डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, मतलब एक अगर हम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करें, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस वर्सेस यहाँ पर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, कि जितना ज्यादा वहां पे डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस होगा उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी हेल्पिंग की वहां पे क्या होगी, इंक्रीज वहां पर होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग। ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन। brothers A and B brothers A and B have same father have same father but different mother, have same father but different mother। B wants to repeat it, हाँ, brothers A and B have same father but different mothers। B wants to help B wants to help A। अच्छा नहीं, ये लिखो, ये है B wants to A, B, हाँ हाँ, अभी पूरी सेंटेंस, ये पहले वाली नहीं लिखनी है। ठीक है, ये है B wants to A to help him, टू हेल्प हिम, मतलब बी चाहता है कि ए उसकी हेल्प करे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए इनकर्स कॉस्ट ऑफ इनकर्स कॉस्ट ऑफ 30। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 30 अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन फिटनेस should he help B, should he help B, should he मतलब should he help B following Hamilton's rule, following Hamilton's rule। सिंपल देखो, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी दोनों ब्रदर है, मतलब ब्रदर भी कैसे, रुको ना, रुको, ऐसे नहीं ना, अभी इतनी जल्दी नहीं। यहाँ पे सिंपल क्या, इनके फादर यहाँ पे कैसे सेम है लेकिन इनकी मदर डिफरेंट है। अब बी चाहता है कि ए उसकी हेल्प करे, और ए को वहाँ पे कॉस्ट कितने की पे करनी पड़ रही है, 30 वहाँ पे करने पड़ रही है। अब 2 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन पूरा हो जाए ना, फिर वेरीफाइड कॉस्ट सब बताना। फिर उसके बाद अब ये बताना है कि कौन सी कंडीशन में यहाँ पे जो हैमिल्टन रूल यहाँ पे, मतलब वो कौन सी कंडीशन ऐसे होगी जिसमें वो क्या करेगा, ए बी की हेल्प करेगा फॉलोइंग हैमिल्टन रूल। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे करता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसमें से आंसर बताना।
अब बताना। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? बस हैमिल्टन रूल यहाँ पे लगाना, आर बी ग्रेटर देन सी। एबीसीडी ऑप्शन में से 1 2 3 4 में से क्या होगा? 4। त्रिप्ता सी। आशिमा अब बताओ, बेनिफिट किसका कितना ज्यादा होगा? मनप्रीत थर्ड। निकिता नहीं। शीतल थर्ड। नेहा थर्ड। आरुषि। गुल थर्ड। आस्था थर्ड। आरुषि कोई भी नहीं? थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कंडीशन लगाओ, आर की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी आएगी? आर यहाँ पे कितना आएगा? 1/4। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? आर बी ग्रेटर देन सी। आर 1/4, बी हमें नहीं पता, सी हमें पता है 30। ठीक है, तो अब 4 उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, इधर डिवीजन में है। तो 30 × 4 कितना हो जाएगा ये? 120। तो कंडीशन यहाँ पे होगी जब बेनिफिट ग्रेटर देन कितना होगा? 120। क्या क्या क्या? कहाँ पे? हाँ, क्यों जीरो क्यों आएगा? आर बी माइनस इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, आर यहाँ पे कितना? 1/4, बी हमें नहीं पता, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? अरे क्योंकि वो कंडीशन देखो, आर बी माइनस इक्वल्स टू 0 है ना, तो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना फिर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, देखो उसके लिए फोर्थ कंडीशन कैसे? अच्छा, ये 240 से ग्रेटर भी कैसे कर रहे हो यहाँ पे? नहीं नहीं, 2 मिनट, ये 60 कैसे आएगा? आर इंटू बी, यहाँ पे क्या? 1/4। हाँ, 240। अच्छा, अच्छा तो एक बार बताओ, सी यहाँ पे 30 है, अगर इस बेसिस से करते हो ये, तो यहाँ पे 30 आया, तो हमें 30 थोड़ा आंसर निकालना है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, समझ गई। माइनस ये वाला किया। नहीं, मैथमेटिकली एरर नहीं है ये। आर बी माइनस से ग्रेटर देन 0।
अगर a इक्वल टू 0 होगा तब ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब सब पूरी चीज बदल जाएगी। कंडीशन नहीं कर सकते। 2 मिनट रुक जाओ। जैसे हम ये करते हैं ना, हमारे पास ये होता है ना आर बी ग्रेटर देन सी। ये तो वैसे मैथ में भी सॉल्व करता है ना, अगर ऐसा कुछ भी हो तो ये ऐसे तो करते हैं कि आर बी अगर इधर आके माइनस में होगा तो ये 0 यहाँ पर होगा, ग्रेटर देन 0 यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ गई वो तो मैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन ना होगा ना, यहाँ पे इक्वल टू होगा। आर बी माइनस से मतलब ऐसा होता है ना, ये देखना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ग्रेटर का साइन हटा के ओबली वाली इधर माइनस में आएगी, माइनस में आके अभी इक्वल टू होता है ग्रेटर होता है, पूछ रही हूँ मैं। ग्रेटर होता है मैम, इक्वल टू तो लगाते ही नहीं है। देखो आर बी ग्रेटर देन सी का तो मतलब यहाँ पे है कि आर इंटू बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन सी से, कोस्ट से। ठीक है, ये तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है। मैम अगर इक्वल टू रख सकते होते हैं। मनप्रीत क्या बोल रहे हो? आर बी माइनस सी। अच्छा, ये आर बी माइनस सी ग्रेटर देन ही होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू तो नहीं आता। अगर इक्वल्स टू होता है तो हम एरो के नीचे एक इक्वल टू की लाइन लगाते होते हैं, अगर नहीं है तो मतलब वहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा सकते। मतलब होगा तो ये ग्रेटर देन, बट अभी ये बोल रहे हो कि ये वाला और जो ये वाला फॉर्मूला हमारा है आर बी ग्रेटर देन सी, और ये वाला अगर हम दोनों फॉर्मूला यहाँ पे करते हैं तो दोनों से वैल्यू यहाँ पे कैसे आते हैं, डिफरेंट यहाँ पे वैल्यू आ रही है। नहीं अगर आर और बी की वैल्यू करेंगे तब 30 आएगा, और फिजिकल टू सी की वैल्यू हम करेंगे। नहीं, क्वेश्चन तो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये वाला ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आई, और इसका आंसर ये दिया हुआ है सी। इसका आंसर यहाँ पे सी होगा, मतलब ये होगा कि बी ग्रेटर देन 120, मतलब सोल्व तो ये ऐसे ही होगा, पर ये कि इसमें नहीं यहाँ पे ये मतलब बैठ रहा ना। मैम निकल तो रहा है, बैठ रहा है इसमें। कैसे मनप्रीत, कैसे? ये इक्वेशन भी मैम आगे जाके सिंपलीफाई होके आर बी ग्रेटर देन सी ही बनेगी। पहले सी को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव वाली साइड, तो आर बी ग्रेटर देन सी ही हो जाएगा। मैम फॉर्मूला तो सिंपलीफाई करके वही बनेगा दूसरे वाला। ठीक है, वो तो ठीक है, बट ये है ना, देखो ये तो बनेगा तो यही वाला ही फॉर्मूला, ये तो ये कि इसी को सिंपलीफाई करके ऐसा बना लो या फिर इसको वैसा बना लो, बन तो ये वही वाला फॉर्मूला रहा है। ठीक है, बस वो कि उस वाले फॉर्मूले को हम बस ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बात ये है कि इस फॉर्मूले में जैसे अगर हम ये वाला कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं ना कि आर यहाँ पे क्या होगा, आर 1/4, बी अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बी कितना लिया था 240। पर अच्छा एक बात बताओ, 240 क्यों लिया बी? यहाँ पे बी इक्वल्स टू 240 थोड़ा, बी ग्रेटर देन 240 है, तो उसको बी को 240 लेके क्यों सोल्व किया? हाँ? नहीं, ये ऐसे क्यों कंडीशन, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे दिया होता कि b इक्वल्स टू 240 है, तब वहां पे b 240 पुट कर देना, b ग्रेटर देन 240 है, तो ग्रेटर देन 240 मतलब 240 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे रखो ना, फिर 240 क्यों यहाँ पे रखा है? ये बताओ b की वैल्यू कैसे ले ली, b तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना, b 240 कैसे लिया? नहीं नहीं, 3 और 4 कैसे ठीक हो सकता है, 4 कैसे ठीक होगा? कैसे 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 किया मैम? आर बी माइनस सी बी की वैल्यू निकालनी है। क्या किया? आर बी माइनस सी की वैल्यू तो 0 लेंगे, तो बी की वैल्यू निकालेंगे। इससे b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू यहाँ से क्या आई है फिर? 124। 124। 124, अरे
फिर वो तो ये हो रहा है ना कि ग्रेटर देन 120, बी ग्रेटर देन 120, तो मतलब 124 होगा ना, 124 अगर बी की वैल्यू है तो मतलब ग्रेटर देन तो 120 हुआ ना वो, तो फिर भी उस कंडीशन में थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। फोर्थ कैसे हो रहा है, 124 जो है वो तो लेस देन हुआ ना 240 के, अगर 124 आ रहा है वो तो लेस देन 240 हुआ ना। अच्छा ये बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कैसे रखी 240? ऐसे कुछ नहीं वैल्यू पुट करने। देखो यहाँ पे देखो कंडीशन पे बी ग्रेटर देन 30, बी ग्रेटर देन 60, बी ग्रेटर देन 120, तो इक्वल्स टू नहीं है ना, तो बी की वैल्यू 240 थोड़ा पुट कर सकते हो, 240 नहीं पुट कर सकते ना। या फिर यह हो सकता है इस इक्वेशन से बी की वैल्यू कैलकुलेट करो, इस इक्वेशन से बी की कैलकुलेट होगी, जैसे बी से अभी कैलकुलेट करके कितनी 124 यहाँ पर आई है, 124 मतलब ग्रेटर देन क्या सर 120, 124 जो वैल्यू वहां पर आ रही है तो मतलब वो 240 से तो लेस ही है ना, तो फोर्थ ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। इस फॉर्मूला से सोल्व करो, यहाँ पे बी की वैल्यू, इस फॉर्मूला से बी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करो। बी बताओ कितना आएगा, एग्जैक्ट बताओ बी यहाँ पे कितना आएगा। बी की वैल्यू 240 पुट नहीं करेंगे। बहुत सही जा रहे हो। देखो इस एक देखो सिंपल सा ये जो फॉर्मूला है ये आरबी मतलब आरबी माइनस से ग्रेटर देन 0 भी जो है ना, इसमें भी बी की वैल्यू आप लोग 240 या फिर ये कोई भी वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तो ये बताना कि बेनिफिट बताना है कि बेनिफिट कितने से ग्रेटर देन वहां पर होगा। तो बहुत सिंपल सा वहां पर है कि 4 को वहां पे 30 से मल्टीप्लाई कर तो सिंपल 120 मतलब बेनिफिट ग्रेटर देन 120 होना चाहिए ना। तो ये अब 120 आ गया, तो सेकंड ऑप्शन में कितना हो सकता है? नहीं ग्रेटर देन 120 का इक्वल टू का साइन है, वो ग्रेटर का साइन है। नहीं नहीं इक्वल्स टू नहीं करवाइए, ग्रेटर देन करवाइए। फोर्थ नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि फोर्थ में उन्होंने बी की वैल्यू 240 रखी है, बी की वैल्यू 240 रख ही नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में तो बी ग्रेटर देन 240 दिया हुआ है ना। नहीं नहीं स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, मैंने बोला आरबी माइनस से ग्रेटर देन 0 ही है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो मैंने नहीं ऐसे बोला कि इसको इक्वल्स टू 0 कर लो, नहीं वो आरबी माइनस से ग्रेटर देन 0 ही है, इक्वल नहीं करना है, नहीं करा मैंने इक्वल, मैंने बोला था नहीं नहीं होगा, आरबी माइनस से ग्रेटर देन 0 ही है इक्वेशन, यहाँ पे आरबी ग्रेटर देन सी होगा या फिर आरबी माइनस से ग्रेटर देन 0 होगा, और इसको सिंपल सोल्व करना है, उसकी वैल्यू वहां पे रख के सिंपल हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर यहाँ पर आएगा। मतलब ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग चलाना बट इतना भी नहीं चला लेना है। ग्रेटर देन 120 आई है, ग्रेटर देन 120, हाँ ग्रेटर देन 120 मतलब ऑप्शन थर्ड ही आ रहा है ना, फोर्थ यहाँ पे नहीं आ रहा है, थर्ड ही आएगा इसका। क्या हुआ, थर्ड समझ में नहीं आया? सिंपल ये तो फॉर्मूला था ना, आर बी ग्रेटर देन सी यहाँ पे था, ठीक है। आर यहाँ पे क्या था 1/4, बी हमें कैलकुलेट करना है, सी यहाँ पे कितना दिया 30, तो ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ गया बी ग्रेटर देन 120, तभी वो हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज वो हेल्प नहीं कर पाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इक्वल टू है नहीं पर, हाँ इक्वल टू है ही नहीं, इक्वल टू को मत कंसिडर करो, इक्वल टू है ही नहीं है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इस फॉर्मूला से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अच्छा इससे में फिर एक हमारे पास यहाँ पर आता है किन सिलेक्शन, हैमिल्टन रूल था ये आरबी ग्रेटर देन सी, अच्छा आज जाके असाइनमेंट कर लेना, जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी ना उसमें हैमिल्टन रूल से क्वेश्चन होंगे, ठीक है तो वो कल दे दूंगी, उसमें हैमिल्टन रूल से क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एक बस यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पर आता है किन सिलेक्शन, यहाँ पर वैसे अभी ना एलोट्रिज्म खत्म नहीं हुआ है,
एलोट्रिज्म अभी किन सिलेक्शन यहाँ पर होता है, इसमें आता है एलोट्रिज्म वाया ग्रुप सिलेक्शन, ठीक है, वो भी करेंगे अब हम एलोट्रिज्म वाया ग्रुप सिलेक्शन। अभी देखो जो हमने कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस हमने किया ना, ये जब हम हनी बीज का केस करते हैं ना, हनी बीज में बिल्कुल डिफरेंट चलता है, ठीक है। वहां पे ऐसा होता है, वहां पे जो सिस्टर्स होते हैं ना, सिस्टर सिस्टर के बीच में सिमिलरिटी वहां पे 75% होती है। जैसे अभी तो हमने यहाँ पे क्या कि 50% मैक्सिमम रहता है, वहां पे 75% होती है, ठीक है। तो और वहां पे ब्रदर सिस्टर के बीच में 25% वहां पे जाता है, तो वो वहां पे पूरा डिफरेंट चलता है जो कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस होता है। तो ग्रुप सिलेक्शन के थ्रू हमने यू सोशल इंसेक्ट वहां पे करना है। यू सोशल इंसेक्ट में हमने हनी बीज का वहां पे देखने की कोफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस वहां पे कैसे काम करता है, तो वहां पे भी हम सेम कैलकुलेट करेंगे फुल ब्रदर्स के बीच में, सिस्टर्स के बीच में, सिस्टर ब्रदर के बीच में कैसे वहां पर आता है, ठीक है। 75% कैसा आता है, 25% कैसा आता है। तभी देखो जो ये होता है ना कि वर्कर्स जो है, वर्कर्स क्या कर रही है, मतलब हनी बीज के जो मतलब क्वीन है, क्वीन के ऑफस्प्रिंग को वो क्या करे, पूरी लाइफ उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे 75% की जीन की सिमिलरिटी वहां पर होती है, 75% जेनेटिक सिमिलरिटी है, इसीलिए वो क्या करते हैं उनकी ऑफस्प्रिंग की पूरी मतलब पूरी लाइफ उनको क्या करते हैं, रियर वहां पे करती है, क्योंकि वहां पे जेनेटिक सिमिलरिटी बहुत ज्यादा वहां पर होती है। 75% जीन वहां पे सिमिलर होता है, तब यहाँ पे एल्यूट्रिज्म का एक्ट वहां पे परफॉर्म होता है, ठीक है। अदरवाइज परफॉर्म ना हो, क्योंकि वहां पे सिमिलरिटी बहुत ज्यादा वहां पर होती है, ठीक है। अब जो किन सिलेक्शन था, किन सिलेक्शन में भी सिंपल ये चीज बोला गया कि मतलब कोई भी ऑफस्प्रिंग अगर उसका जो रिलेटिव होता है उसी के लिए वो क्या करेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करता है। अगर कोई भी अननोन होता है उसके लिए वो अपने आप को उसकी हेल्प नहीं करता। ये सिंपल यहाँ पे किन सिलेक्शन होता है। देखो हैमिल्टन से देखो सिंपल अगर हम देखें एलोट्रिज्म हमने सिंपल पहले पढ़ा कि एलोट्रिज्म होता क्या है, फिर उसके बाद हैमिल्टन से हैमिल्टन ने यहाँ पे क्या किया, एलोट्रिज्म को यहाँ पे ऐसे करके बोला कि एलोट्रिज्म को हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ इंक्लूसिव फिटनेस के टर्म में बता सकते हैं। इंक्लूसिव फिटनेस वहां पे बताया, इंक्लूसिव फिटनेस में डायरेक्ट फिटनेस है, प्लस में वहां पे कहते हैं इनडायरेक्ट फिटनेस वहां पर आती है, ठीक है। ये सब हैमिल्टन ने बताया, फिटनेस का जो भी बताया था। फिर हैमिल्टन ने रूल वहां पे दिया, आरबी ग्रेटर देन सी वहां पे दिया। फिर वहां पर आए किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन में स्पेसिफिकली ये बोला गया कि ऑफस्प्रिंग क्या करता है, अपने रिलेटिव को क्या, अपने रिलेटिव की मतलब ज्यादा हेल्प करेगा, मतलब उनके लिए क्या करेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा, और किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके मतलब और किसी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म से ज्यादा जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे ज्यादा वो क्या करता है, अपने क्लोज रिलेटिव की हेल्प वो करेगा, ठीक है। ये सिंपल यहाँ पे क्या बोलता है, किन सिलेक्शन यहाँ पे बोलता है, ठीक है। किन सिलेक्शन में डेफिनेशन लिख लो, किन सिलेक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब ये बात ये आ जाएगा, पूरा एक एक्ट वहां पे मतलब डिफाइन कर देंगे और बता देंगे कि ये किसका एग्जांपल वहां पर होता है। किन सिलेक्शन वहां पर होगा या फिर 2-3 एग्जांपल वहां पे और दे देंगे, ठीक है। किन सिलेक्शन लिखो, इट प्रिडिक्ट्स दैट it predicts that animals are more likely to behave altruistically towards their relatives than towards unrelated member towards unrelated member towards their relatives than towards unrelated members। अच्छा ये बताओ, अब ये जो किन सिलेक्शन है किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये डायरेक्ट फिटनेस और इनडायरेक्ट फिटनेस। इसमें क्या बोला, टुवर्ड्स द रिलेटिव, रिलेटिव फिटनेस होगा ना, रिलेटिव की फिटनेस कहां से आएगी, इनडायरेक्ट फिटनेस से आएगी। तो ये फोकस किसके ऊपर करता है, फोकस और इनडायरेक्ट फिटनेस, अनरिलेटेड मेंबर्स। हाँ अनरिलेटेड मेंबर्स मतलब अनरिलेटेड मेंबर को उनकी ज्यादा हेल्प नहीं करता, ये ज्यादा बिहेव एल्ट्रुइस्टिकली किसके लिए करेगा, अपने रिलेटिव के लिए करेगा। तो रिलेटिव और स्ट्रेंजर के बीच में जो सिलेक्शन आता है उसको क्या बोलते हैं, किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने रिलेटिव को चूज करेगा ओवर टू द अनरिलेटेड मेंबर, ठीक है। और ये किसके ऊपर फोकस करता है, फोकस ऑन इनडायरेक्ट फिटनेस। समझ में, किन सिलेक्शन यहाँ पे क्या है, सिलेक्शन यहाँ पे कैसा लग रहा है कि यहाँ पे क्या कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, अपने रिलेटिव को सिलेक्ट करता है, किसके लिए, अनरिलेटेड मेंबर्स, मतलब इंस्टेड ऑफ अनरिलेटेड मेंबर अपने क्या करेगा, रिलेटिव को सिलेक्ट करता है। इसको सिंपल क्या बोलते हैं, किन सिलेक्शन यहाँ पे बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट नहीं, सिंपल यहाँ पे देखो, अगर उसको किसी की हेल्प करनी है, अपने तो चलो अपने तो डायरेक्ट फिटनेस तो है कि अपने ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स को तो करेगा ही करेगा, बट किन सिलेक्शन एक्चुअल में क्या बता रहा है कि अगर उसको किसी और ऑर्गेनिज्म की हेल्प करनी है तो किसको चूज करेगा, अपने रिलेटिव्स को चूज करेगा पहले देन किसी स्ट्रेंजर मेंबर के। इस चीज को सिंपल कौन डिफाइन करता है, किन सिलेक्शन, कि वो अपने आप को सैक्रिफाइस क्या करेगा, अपने आप को सैक्रिफाइस करेगा क्या करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को सेव करने के लिए,
ठीक है, इस चीज को किन सिलेक्शन यहाँ पे बोलता है। इसमें एग्जाम्पल सेम अलार्म कॉलिंग वाला वहां पर आ जाता है। अलार्म कॉलिंग में वो क्या करता है, अपने किसको मतलब सेव करता है, अपने रिलेटिव मेंबर्स को वहां पे सेव कर रहा है, ठीक है, अपने आप को सैक्रिफाइस करके। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें अलार्म कॉलिंग्स का आ जाता है। अलार्म कॉलिंग जैसे मंकीस में देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे हमने एक मंकीस का मियर कैट्स का वहां पे किया था, ऐसे स्क्विरल्स में भी देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप की, कि वहां पे क्या करता है वो, मतलब देखते हैं बेसिकली कोई भी प्रेडेटर वहां पर होता है तो अलार्म कॉल्स वहां पे देते हैं। हाँ हाँ जी, आपने कहा इन सिलेक्शन इनडायरेक्ट फिटनेस ओवर स्ट्रेंजर है ना। देखो इनडायरेक्ट फिटनेस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे इंक्लूसिव फिटनेस की थी, हमने दो टाइप की फिटनेस की ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो क्या था खुद की ऑप्शन प्रोड्यूस करना, इनडायरेक्ट में क्या था कि रिलेटिव को हेल्प करना, कि वो अपने ऑप्शन प्रोड्यूस करे या फिर किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करना। तो हम बोल रहे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से किसके ऊपर मेनली एक्ट करता है, फोकस करता है, किन सिलेक्शन है वो इनडायरेक्ट फिटनेस के ऊपर फोकस करता है। इनडायरेक्ट फिटनेस का सिंपल मतलब क्या, कि अगर उसको किसी की हेल्प करनी है तो वो रिलेटिव को चूज करेगा, किसी स्ट्रेंजर को चूज करने के बजाय अपने किसी रिलेटिव को चूज करेगा उसकी हेल्प करने के लिए। ओवर स्ट्रेंजर है, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक एलोट्रिज्म कंप्लीट होता है, बट एलोट्रिज्म अभी हम करेंगे, एलोट्रिज्म आया ग्रुप सिलेक्शन अभी हमने करना है, ठीक है, वो कल करते हैं। फिर एलोट्रिज्म आया ग्रुप सिलेक्शन, जिसमें हम सब हनी बीज, यूज सोशल इंसेक्ट, इन सब का एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, कल करते हैं ग्रुप सिलेक्शन।